हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी का वायुमंडल या वायुमंडल का जो संगठन है उसे। ध्यान रखिएगा कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या जिस भी स्टेट के आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार का एग्जाम दे रहे हो, वहां से वायुमंडल का संगठन या पृथ्वी के वायुमंडल से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, जहां पे आपके पास कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले यह समझते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी वायु का गैसों का मिश्रण है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के बारे में आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा 78% गैस जो है नाइट्रोजन। सेकेंड गैस है आपका ऑक्सीजन, जो लमसम 21% के आसपास है। इसके बाद आता है आपका आर्गन गैस। आर्गन जो है 0.9% या 0.93% है। और फिर आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% और कहीं कहीं आप देखोगे 0.04%। तो ये गैस का 4 क्रम तो कम से कम आप याद ही रखेंगे कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है पृथ्वी के वायुमंडल में, ऑक्सीजन गैस सेकेंड नंबर में 21%, आर्गन गैस 0.93% है, और चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.3% से लेकर 0.4% है। इसके अलावा और भी आप याद रख सकते हैं, नियोन गैस है, हीलियम गैस है, ओजोन का लेयर है जो समताप मंडल में आगे हम देखेंगे, और हाइड्रोजन गैस है। लेकिन ये 4 गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, जिसमें से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है। तो नाइट्रोजन गैस, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। सेकंड नंबर पे कौन सा, 21%। पूछा जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन है। तो ये अक्रिय गैस बोलते हैं आर्गन को। अक्रिय गैस क्या होता है, नोबेल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो आर्गन, नियोन, हीलियम, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है, जो दूसरी गैसों से या किसी से रिएक्ट नहीं करते। हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा अक्रिय गैसों के बारे में। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ये मोस्ट 4 गैस आप याद रखिएगा जो एग्जाम में आता है, और इसका क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें पृथ्वी के वायुमंडल को, तो पृथ्वी को पूरे वायुओं ने ढका हुआ है, हवाओं ने ढका हुआ है, गैसों के मिश्रण ने ढका है। इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हिस्सा को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इंग्लिश में भी नाम थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि कई जगह एग्जाम में ना ऐसे आया है कि क्षोभ मंडल के जगह पे लिखा गया था ट्रोपोस्फीयर। ठीक है बच्चा, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। फिर है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। फिर है मध्य मंडल, जिसको मीसोस्फीयर बोलते हैं। आयन मंडल, जिसको आइनोस्फीयर बोलते हैं। और बाह्य मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि मंडल को स्फीयर बोला जाता है। और डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन परत किसमें, तो समताप मंडल ऑप्शन में नहीं था, स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन में था। तो इसलिए आप इन सब को भी याद रखोगे, इंग्लिश वाले नाम को भी। तो पृथ्वी का वायुमंडल आपको दिख रहा होगा चित्रों में कि यहाँ पे पृथ्वी है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर में जो ये मंडल है ये क्षोभ मंडल है। इसके ऊपर में जो दिख रहा होगा समताप मंडल दिख रहा होगा। इसके ऊपर में मध्य मंडल दिख रहा होगा। इसके ऊपर में आपको आयन मंडल दिख रहा होगा, और उसके ऊपर में आपको बाह्य मंडल दिख रहा होगा। तो सबका कुछ कुछ कैटेगरी है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हमको जानना होगा क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल में सबसे निचली परत है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। तो अर्थ का जो सबसे पहला परत जो है ना, ये है आपका क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, ये पृथ्वी से जो ऊंचाई है, ये लमसम कहीं कहीं जगह 8 किलोमीटर है और कहीं कहीं जगह 18 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के जगह से 8 से 18 किलोमीटर तक ये ऊंचाई होती है। अब इस ऊंचाई में वेरिएशन क्यों है, कहीं पे 8 ही किलोमीटर क्यों है और कहीं पे 18 किलोमीटर क्यों? तो इसका जवाब है कि उत्तरी ध्रुव, अब जैसे देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे में हम बोलते हैं इसको दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे जो ये है सिर्फ 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, क्योंकि हवा यहां से ज्यादा दूर नहीं जाती। लेकिन ये जो आपको भूमध्य सागर है, इस एरिया में ये 18 किलोमीटर ऊंचा है, भूमध्य वाले एरिया में। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं हम, 0 डिग्री को, यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, और सबसे ज्यादा जब गर्मी है तो हवा ज्यादा गर्म होगी, और जितनी हवा ज्यादा गर्म होगी उतना ही ये ऊंचा जाएगा।
इसलिए इसकी जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर। यहाँ पे हवाएं ठंडी रहती है तो ज्यादा ऊंचा नहीं जा पाती, इसलिए इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। दुनिया में जितनी भी आप मौसमी गतिविधियां देखते हैं, चाहे बिजली कड़कती हो, बारिश होती हो, बादल बनता हो, या आप इंद्रधनुष रेनबो देखते हो, ये सारी जो परिघटना या घटना है ये सब आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। मौसम विभाग जो भी गुब्बारे को भेजता है वो क्षोभ मंडल में ही भेजता है, रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे, यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे आसमान की ओर जाओगे क्षोभ मंडल में, तो प्रत्येक 165 सेंटीमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो 1 किलोमीटर के बाद कम से कम 6.4 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरता है। यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 6.4 डिग्री, जिसको आप अनुमानतः 6-6.5 डिग्री आप याद रखेंगे। ठीक है, कि जैसे ही हम पृथ्वी के 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में, टेम्परेचर 6.5 डिग्री के आसपास गिरेगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं पृथ्वी पे अभी डिग्री है 6.5 डिग्री, 36.5 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं पृथ्वी पे अभी है। 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 1 किलोमीटर ऊपर का 30 डिग्री के आसपास, यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ध्यान रखिएगा कि जितना वायुमंडल है उसका 75% जो है वो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। जितनी भी वायु आप देखते हैं सबका 75% क्षोभ मंडल में ही है। समताप, मध्य, आयन और बाह्यमंडल मिला के 25 है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मौसमी गतिविधियां कहाँ होती है, बादल कैसे कहाँ पे बनते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ध्रुवों की ऊंचाई कितनी है, ध्रुव पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। विषुवत वृत्त पे कितनी है, 18 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद कितना टेम्परेचर गिरता है, तो 6.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चन आएगा आपसे। समताप मंडल सेकंड जो है आपका समताप, चित्र में आप देख सकते हैं ये है क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समताप मंडल, क्षोभ मंडल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है धरती से करीब 18 से 50 किलोमीटर ऊंची होती है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत के चक्कर में ये समताप मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। ओजोन परत जो समताप मंडल में ही, आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, चित्र में दिख रहा होगा कि ये समताप मंडल के बीच में ही आपका ओजोन लेयर है। अगर ये अर्थ है आपका तो ये सबसे पहले क्षोभ मंडल हो गया, ये फिर इसके बाद आपका हो गया समताप मंडल। ठीक है, ये वाला हो गया समताप मंडल। तो ओजोन एक लेयर है यहाँ पे, ओजोन परत का, ये ओजोन का लेयर है जो 3 मिलीमीटर मोटा होता है, 3 मिलीमीटर। ये क्या करता है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें या हानिकारक किरणों को ये रोक लेता है। तो ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए समताप मंडल से बहुत क्वेश्चन आता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे को ये अवशोषित कर लेता है। जो भी आप देखते हैं हवाई जहाज या वायुयान जो उड़ता है वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर पे ओजोन परत मौजूद है जो सूरज से आने वाली यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत हानिकारक किरणों को पृथ्वी के सतह पे नहीं पहुंचने देता है। ओजोन परत को जो हम नापते हैं वो डॉप्सन से नापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन इसकी मोटाई जो ओजोन परत की 3 मिलीमीटर है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन क्या हो रहा है इसमें ऐसे आप याद रखेंगे कि ओजोन परत में है ना धीरे धीरे छेद होते जा रहा है। इसका कारण है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो इसको याद रहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके यूज के चक्कर में क्या होता है, ओजोन परत जिसको हम O3 बोलते हैं, ओजोन परत को, वो खत्म होते जा रहा है। और इसमें जब छेद हो रहा है तो यहाँ से हानिकारक किरणें यहाँ पे पृथ्वी पे पहुंच रही, इससे लोगों को ना चर्म कैंसर, स्किन कैंसर या चर्म रोग बहुत सारा हो रहा है। इसलिए समताप मंडल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके लिए मध्यमंडल। वो मध्य वायुमंडल जो है वायुमंडल की तीसरी परत है, यानी कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और फिर है आपका मध्यमंडल। क्रम भी याद रखेंगे आप लोग। इसकी जो ऊंचाई है धरती से 85 किलोमीटर ऊपर है और समताप मंडल से ऊपर 60 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अंतरिक्ष से बार बार बहुत सारी उल्कापिंड पृथ्वी पे आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मध्यमंडल में ये उल्कापिंड है जलने लगती है। और यहां से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में उल्कापिंड जलने लगती है, तो मध्यमंडल में। मध्यमंडल परत में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान है धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में सारी मौसमी गतिविधियां, सारे हवाई जहाज समताप मंडल में, ओजोन परत। मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होता है वो गर्म होने लगता है और टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो बढ़ने लगता है। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो है धरती से 690 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ध्यान रखिएगा क्षोभ के बाद समताप, समताप के बाद मध्य, मध्य के बाद आयन मंडल। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे आयन मंडल में हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगती है। आयन मंडल परत को आयन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो आयनाइज हो जाती है, विद्युत आवेशित हो जाती है। और ये विद्युत आवेशित कण क्या करता है, रेडियो तरंग को या रेडियो संचार में सहायक होता है। ऐसा है कि पृथ्वी पे बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, यहाँ पे आयन मंडल में बहुत सारे तरंग होते हैं। ये सैटेलाइट यहाँ से ये तरंग इसमें टकराता है और फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है, जैसे डिश टीवी सब में। तो ये टेलीविजन तथा रेडियो संचार को यही संभव बनाता है। अगर ये आयन मंडल नहीं रहता तो यहाँ से ये तरंगें नहीं आ पाती। उत्तरी ध्रुवीय तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश आयन मंडल में ही बनता है। जहां से इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन एक आध दो बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेडियो तरंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आयन मंडल। तो मैं लिख भी देता हूं रेडियो तरंग के लिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। मध्य मंडल आप याद रखेंगे जो उल्का पिंड जलने लगता है उसके लिए। समताप मंडल आप ओजोन लेयर के लिए याद रखेंगे, ओजोन को O3 बोलते हैं। और हवाई जहाज जो भी उड़ता है यहीं पे उड़ता है, ठीक है। क्षोभ मंडल सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती है। लास्ट है आपका बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। एक्सोस्फेयर सबसे ऊपरी सतह है, सबसे बाहरी सतह है, इसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि जो सबसे ऊपरी सीमा है ये अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता है और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। और इसलिए पृथ्वी से जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो बाह्य मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। और ये रहा आपका बाह्य मंडल, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच वाली सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मध्य वाली सीमा को समताप सीमा कहते हैं। मध्य और आयन की सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। आयन और बाह्य मंडल की सीमा को आयन सीमा कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि बाउंड्री का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है, तो टेम्परेचर को आप उस तरह से देखिए कि ये हाइट ले लीजिए, ठीक है, यानी कि इधर की ओर हम जब भी जाएंगे तो हाइट बढ़ेगा, ठीक है। और इधर ले लीजिए आयन मंडल सब, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे हाइट बढ़ता है, वैसे वैसे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये मान लेते हैं हम क्या है, ये है आपका क्षोभ मंडल, ये नीचे वाला, ये वाला है आपका समताप, ये हम मान लेते हैं मध्य मंडल है, ये हम मान लेते हैं आयन मंडल है और ये आपका बहिर्मंडल हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया क्षोभ, ये हो गया आपका समताप, ये हो गया आपका मध्य मंडल, ये हो गया आपका आयन मंडल और ये हो गया आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ऊपर किया। अब यहाँ पे टेम्परेचर का क्या हाल है सुनिए। टेम्परेचर यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 0 डिग्री और यहाँ पे ले लेता हूँ -20 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में जाते हैं ना वैसे वैसे टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। समताप मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि आप कहिएगा भैया आप ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। आपने खुद बोला है कि 1 किलोमीटर में भैया 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, ठीक है। लेकिन 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। समताप मंडल में भी तो ऊपर जा रहे हैं ना हाइट पे, तो ये समताप मंडल में टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ये तो और घटना चाहिए। तो समताप मंडल में इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है बाबू लोग, क्योंकि यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे होता है आपका ओजोन परत। ओजोन परत क्या होता है, सूरज से आने वाले हानिकारक किरणें यूवी रे को पकड़ता है, ऑब्जर्व करता है, जिसके चक्कर में ये गर्म होता है, इसलिए टेम्परेचर ये बढ़ने लगता है। फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ये मध्यमंडल में जाता है, तो फिर से ये, अब ये तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ये घटना स्टार्ट होता है। और लेकिन जैसे ही आयन मंडल में जाता है तो धीरे धीरे ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैस ही ऐसी है। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ में घटता है, समताप में बढ़ता है, मध्य में फिर से घटने लगता है। तो इस तरह से और हाइड्रोजन, हीलियम, गायरन गैसों के कारण यहाँ पे और भी बढ़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस 3 मंडल को एक साथ हम रखते हैं और इस 2 मंडल को एक साथ रखते हैं। इस 2 मंडल को हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें।